हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। आई होप कि आपने एनपीओ से रिलेटेड जो वीडियो था उसे आपने अभी तक देख लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही अगर आपको एनपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आज का अभी का हमारा वीडियो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इसमें भी हम एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से संबंधित जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे, उन्हें देखेंगे। आपको इसमें एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको ये वीडियो परीक्षा में काम आए, आपको हेल्प मिले इससे। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। इसमें पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है सबको कवर किया गया है। पहला प्रश्न है, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या संशोधित भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इज 50। इसका आंसर है 50। आपको ये ध्यान देना है कि ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार दिया गया हो तो आपको लिखना है आंसर इसका 50। ये ए बाय मिस्टेक हो गया है, इसे इग्नोर कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म में कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार अधिकतम साझेदारों की संख्या हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 इज, यहाँ आंसर होगा 20। अगर बैंकिंग बिजनेस के बारे में पूछा जाए तब होता है अधिकतम 10। आपको फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे कंपनीज अधिनियम 1956 के बारे में बात की जा रही है और इससे पहले एक नंबर के क्वेश्चन में था कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है। अभी 2013 ही फॉलो होता है तो अभी मैक्सिमम नंबर जो पार्टनर्स का होता है वो 50 होता है। पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में तो आपको अधिकतम 20 होता है नॉर्मल बिजनेस के लिए और बैंकिंग बिजनेस के लिए वो होता है 10। अगर आपको ये पूछा जाए कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके अनुसार कितना होता है मैक्सिमम, तो भी आपको 20 और ये बैंकिंग बिजनेस के लिए 10, इसको याद रखना है। साझेदारी संलेख तैयार किया जाना है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीडीज आवश्यक है और ये ऐच्छिक होता है, यानी कि अगर आप चाहे तो डीड तैयार करें रिटन में और नहीं तो आप मौखिक रूप में भी कर सकते हैं बिना डीड लिखित रूप में किए हुए। तो पर ये आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो पार्टनर्स के बीच में या किसी और फर्म के साथ, विशेषकर पार्टनर्स के बीच में ही होता है, तो फिर आपको पार्टनरशिप डीड काफ़ी काम आता है। फर्म्स के साथ भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रिटर्न में अगर पार्टनरशिप डीड रहता है तो ये अच्छा होता है। तो साझेदारी संलेख तैयार किया जाना, अगर आपको ऑप्शन में है अनावश्यक है, अनिवार्य है, आवश्यक है, इनमें से कोई नहीं, इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप उसमें लिखिएगा आवश्यक। और अगर ऐच्छिक, अनैच्छिक, अनिवार्य इस तरह से अगर रहता है तो फिर आप लिखिएगा ऐच्छिक। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट इज व्यक्तिगत खाता। ये एक पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्ति से संबंधित होता है तो ये एक व्यक्तिगत खाता होता है। क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी हो। करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल्स आर स्थाई फिक्स्ड। ठीक है, इसका उत्तर होगा स्थाई फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तब हम लोग कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करेंट अकाउंट भी खोलते हैं पार्टनर्स का। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तब हम लोग सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट खोलते हैं पार्टनर्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उसके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। In the absence of partnership deed, the partner will be allowed interest on the amount advanced to the firm। यहाँ फॉर्म की जगह फर्म होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम एक तरह से और बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
जब पार्टनर कोई लोन या एडवांस फर्म को देता है तो उस पैसे पर कितना ब्याज दिया जाएगा। अगर कोई साझेदारी संलेख ना हो, पार्टनरशिप डीड ना हो, तो पार्टनर्स के लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया जाता है। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस पे आपको कितना आंसर होगा? इसका आंसर होगा 6% पर एनम, 6% वार्षिक दर से। पूंजी पर ब्याज को साधारण रूप से माना जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली रिगार्डेड एज, इसको हम लाभ का विनियोजन मानते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि पार्टनर्स जो है इस इंटरेस्ट को वो निकालते नहीं है, वो फिर से वहीं पे उसी फॉर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। कोई डीड नहीं है तो पूंजी पर कितना ब्याज दिया जाएगा, ये आपको पूछा गया है इस प्रश्न में। इंडिया की जगह यहाँ पे होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू दी पार्टनर्स। तो कौन से रेट में होगा? जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो हम सभी जानते हैं कि कैपिटल के ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट दे नहीं होता है, तो कोई भी ब्याज दे नहीं होगा, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब कोई पार्टनरशिप डीड ना हो, साझेदारी संलेख ना हो, तब पार्टनर्स के लोन पे 6% ब्याज दिया जाता है। पार्टनर्स के कैपिटल पे कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। कोई ड्राइंग्स पे भी कोई ब्याज नहीं लगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 0 होता है, कोई ड्राइंग्स नहीं लगता है। और कोई सैलरी भी नहीं दिया जाता पार्टनर्स को, कोई रेंट भी नहीं दिया जाता, कोई कमीशन भी नहीं दिया जाता है। जब तक पार्टनरशिप डीड में ये सब बारे में लिखा हुआ ना हो कि किस दर पे दिया जाएगा, तो उन्हें नहीं देना है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो बिना लिखे हुए भी उन्हें 6% देना है। और अगर मेंशन किया हुआ पार्टनरशिप डीड में कि 6% है, 10% है, 15% है, तो जितना रेट है उसी रेट पे देना है। लेकिन अगर डीड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम सिर्फ लोन पे 6% इंटरेस्ट देंगे, बाकी और कुछ भी नहीं देंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किसी साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ हानि को बांटा जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट पार्टनर्स, समान अनुपात में या बराबर बांटा जाता है, इन इक्वल रेशियो और इक्वली। क्वेश्चन नंबर 10, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज, तो कैसा संबंध होता है? हर एक पार्टनर जो होता है वो फर्म का एजेंट होता है, वो एक दूसरे के भी एजेंट के रूप में काम करते हैं और फर्म के एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो वो अभिकर्ता के रूप में या एज एन एजेंट काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ख्याति है, गुडविल इज। गुडविल क्या है? गुडविल एक अमूर्त संपत्ति है, इनटैंजिबल एसेट है, उसे हम देख छू नहीं सकते हैं, तो ये एक अमूर्त संपत्ति है और एक स्थायी अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, ये स्थायी संपत्ति भी होता है गुडविल। नेक्स्ट है अधिलाभ का सूत्र है, फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब जब हमारा फर्म बाकी फर्मों से अधिक लाभ कमा रहा है, तो हमारा औसत लाभ जो है वो बाकी फर्मों की जो लाभ है उससे अधिक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पिछले 4 वर्षों के लाभ रुपए 6,000, 10,000, 10,000 और 14,000 हैं। 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। 2 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य होगा। आपको इसमें गुडविल का वैल्यू निकालना है, तो उसका आंसर होगा 20,000। 20,000 कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, चारों साल के प्रॉफिट को हम लोग जोड़ लेंगे, तो 6,000, 10,000, 10,000 और 14,000 को हम लोग टोटल कर लेंगे और उसको 4 ईयर्स है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आता है 10,000 एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 10,000 हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो 10,000 गुना 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20,000।
परीक्षा में अगर कोई भी 1 साल का या 2 साल का लॉस दिया हुआ हो तो जब हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो हम उसे माइनस में लिखेंगे और फिर टोटल करेंगे और बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन में होने वाले लाभ को साझेदारों के बीच किस अनुपात में बांटते हैं? तो रिवैल्यूएशन के समय हम लोग पुराने अनुपात में ही बांटते हैं, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। त्याग अनुपात बराबर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्व लायबिलिटीज के मूल्य में कमी से होता है। तो आप ही समझिए कि अगर आप किसी बिजनेस में पार्टनर है और आपका दायित्व, पूरे बिजनेस का अगर दायित्व कम हो जाएगा तो क्या होगा? सभी पार्टनर्स को फायदा होगा ना। तो यहाँ पे उत्तर होगा हमारा वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 17, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों एसेट्स के मूल्य में कमी से होता है। अगर एसेट्स के मूल्य में कमी हो जाएगी तो हमें क्या होगा? हानि होगा। तो इसका आंसर होगा साझेदारों को हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी 2:3 अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन त्याग करेगा और किस अनुपात में? तो यहाँ बी त्याग करेगा और 1/10 रेशियो में वो त्याग करेगा। इसे हम कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो ए का ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो है 1/2। तो 2/5 माइनस 1/2 करेंगे तो आएगा हमारा 4 माइनस 5/10 दैट इज माइनस 1/10। जब माइनस में आया सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुट करके तो ये हमारे लिए गेन हो गया। तो ए यहाँ पे गेन करेगा और बी का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस करेंगे न्यू रेशियो 1/2 बराबर होगा 6 माइनस 5/10, वो आएगा 1/10। तो यहाँ पे बी सैक्रिफाइस करेगा 1/10 में। क्वेश्चन नंबर 19, अलिखित दायित्व को पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखते हैं। किधर लिखते हैं? अनरिकॉर्डेड। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है क्योंकि मैंने टाइप किया है ऑटो टाइप से, ऐसा हुआ है। आप इसे समझ लें। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज रिटन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। किधर लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में? डेबिट साइड में। जब भी लायबिलिटी बढ़ता है, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, अगर बढ़ता है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पुराने साझेदारों में विभाजित करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एडमिशन के समय किस रेशियो में बांटेंगे? तो पुराने अनुपात में बांटेंगे, इन ओल्ड रेशियो। पुराने पार्टनर्स में ही बांटेंगे और पुराने रेशियो में बांटेंगे। नए पार्टनर को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक नया साझेदार फर्म में शामिल किया जा सकता है पुराने साझेदारों की सहमति से। ठीक है, अगर सभी पुराने साझेदार सहमत होंगे तो ही एक नया साझेदार फर्म में शामिल किया जा सकता है। एडमिशन हो सकता है किसी नए पार्टनर का विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 22, पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को हस्तांतरित किया जाता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किया जाता है पुराने साझेदारों की पूंजी खातों में। ठीक है, नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में लाता है तो उस राशि को डेबिट करते हैं। कहाँ डेबिट करते हैं? कैश अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि वो कैश ला रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संपत्तियों तथा दायित्व की मूल्यों में परिवर्तन के लिए हम खोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता।
एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यू करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने को कहते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड अधिमूल्य या प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 26, एक साझेदार के प्रवेश के कारण साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है पुराने लाभ हानि अनुपात में। सभी पार्टनर्स में गुडविल को बांट दिया जाता है और सभी पार्टनर्स को पुराने रेशियो में गुडविल बांट दिया जाता है। इसी तरह से गुडविल के साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई बैलेंस हो उसको भी पुराने पार्टनर्स में, यानी कि सभी पार्टनर्स में, क्योंकि एक तो रिटायर करेंगे ना, तो पुराने मतलब सभी पार्टनर्स में पुराने अनुपात में उसे बांट दिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, जब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ज़्यादा राशि हो और डेबिट साइड में कम हो, तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हम लोग उसको लिखते हैं और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसका आंसर होगा लाभ या प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 29, अवकाश ग्रहण करते समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को बांटा जाता है। जब रिटायरमेंट होता है पार्टनर का तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटा जाता है, या लॉस होता है तो उसे बेयर किया जाता है तो उसे भी बांटा जाता है पार्टनर्स में। तो कौन से पार्टनर्स में बांटा जाता है, पुराने लाभ हानि अनुपात में सभी साझेदारों के बीच। ठीक है, सभी पार्टनर्स के बीच लाभ हानि को बांटा जाता है और ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अमर, सुबोध और अभिजीत लाभ का विभाजन यहाँ पे लागू हुआ है, प्रिंट, इसे इग्नोर करें, यहाँ लाभ होगा। लाभ का विभाजन 5:3:2 में करते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। अमर, सुबोध और अभिजीत लाभों का विभाजन 5:3:2 में करते हैं। यदि सुबोध सेवानिवृत्त या अवकाश ग्रहण करता है तो अमर तथा अभिजीत का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस मिले कि सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ हो और न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो, तो जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं आप बस उनका रेशियो को कट कर दे। जैसे यहाँ पे 5:3:2 है और सुबोध यहाँ रिटायर कर रहा है, सुबोध का रेशियो है 3, तो 3 को कट कर दे और जो बचा हुआ होगा वही नए पार्टनर्स का, नए पार्टनर्स यानी जो पहले से जो पार्टनर्स, अभी जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फॉर्म में, उनका रेशियो होगा। तो यहाँ आंसर होगा 5:2। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं, इसे शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले बाकी वीडियोस को भी आप देख सकें। इसके बाद मैं बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस भी डालूंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।